अध्याय 1 फोरम की कहानी। मैंने उंगलियों पर हिसाब लगाया है कि तुम बिस्तर पर करवट लेकर एक उपन्यास पढ़ रहे हो और शायद तुम अपना फ़ोन भी चार्ज कर रहे हो। रोहित, जो हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में था, इस समय बोरियत से अपना फ़ोन चलाते हुए बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने बेतरतीब ढंग से एक पोस्ट खोली और देखा कि बहुत से लोग उस पर जवाब दे रहे हैं। अरे यार, पोस्ट करने वाला सचमुच भगवान है। ये सोचना कि वह इतनी सटीक तरह से अनुमान लगा सकता है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। हे, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि मैं अभी टॉयलेट में बैठा हूँ? पूछने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। अगर टैटू बनवाना चाहते हो तो एक निश्चित रोगों का टैटू बनवाओ और किसी का कर्मचारी होने से खुद को आज़ाद करो। कितना अजीब। रोहित ने वह पोस्ट बंद कर दी और एक और पोस्ट खोली जिस पर काफ़ी क्लिक्स थे। उसका सामना इस वाक्य से हुआ, मैं एक निश्चित प्रांत के तीसरे चीनी मेडिकल अस्पताल में एक डॉक्टर हूँ। मैं आप सभी के साथ हाल ही में मेरे अस्पताल में हुई एक भयानक घटना साझा करना चाहूँगा। यह इतनी भयानक है कि अब मैं काम पर जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहा हूँ और घर पर छुट्टी पर हूँ। और कुछ मत कहो, मैं तुम्हारे जूते नहीं खरीदूंगा और न ही तुम्हें अपना वीचेट दूंगा। पोस्टर को ज़रूर कोई चिकित्सीय विवाद हुआ होगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैं पूप खाकर आत्महत्या कर लूंगा। जल्दी देखो, तीसरी मंजिल पर मौजूद इंटरनेट यूज़र फिर से खाने पीने की चीज़ें पाने के लिए धोखा दे रहा है। रोहित को जवाब कुछ उबाऊ लगे, इसलिए उसने उस बटन पर क्लिक किया जिससे वह केवल पोस्ट करने वाले की सामग्री देख सकता था। पोस्ट तुरंत साफ हो गई और जो बचा था वह पोस्ट करने वाले की पोस्ट थी जिसने दावा किया कि वह एक डॉक्टर था। डॉक्टर का यूजर नेम डॉक्टर_R था। उसने पोस्ट पढ़ना जारी रखा। उसमें लिखा था, ये हुआ था पिछले हफ्ते जब मेरी रात की शिफ्ट थी। आधी रात के करीब एम्बुलेंस एक बूढ़े आदमी को लेकर आई। एम्बुलेंस पर मौजूद मेडिकल स्टाफ ने मुझे बताया था कि बूढ़ा आदमी 5वीं मंजिल से गिर गया था। उस समय मेरे सहयोगी के पास कुछ ज़रूरी काम थे, इसलिए मैं ही जांच का प्रभारी था। मैं 100% निश्चित हो सकता हूं कि उस समय बूढ़े आदमी में कोई जीवन के संकेत नहीं थे और वह बहुत पहले मर चुका था। इसके अलावा बूढ़े आदमी के शव की विशेषताओं और उसकी छाती के तापमान से मैं ये निर्धारित करने में सक्षम था कि यह असंभव था कि बूढ़ा आदमी सिर्फ उसी रात एक इमारत से गिरने से मर गया था। सामान्य ज्ञान वाले किसी भी व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मरने के बाद सामान्य तापमान वाले परिवेश में 10 घंटे के भीतर शव के शरीर का तापमान हर घंटे 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। 24 घंटे के बाद ही एक शव का तापमान उसके परिवेश के बराबर होगा। हालांकि बूढ़े आदमी के शरीर का तापमान सामान्य तापमान से कम 10 डिग्री सेल्सियस नीचे या उससे भी कम था। उस रात का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस था। उस पल में मैंने निर्धारित कर लिया था कि बूढ़ा आदमी एक दिन से ज़्यादा समय से मर चुका था। उसकी पोस्ट के ठीक नीचे इंटरनेट यूज़र ने टिप्पणी की। पोस्ट ने जिस तरह से सामान्य ज्ञान कहा वह बस भयानक है। मुझे इस विशेषज्ञ के सामने घुटने टेकने दो। जल्दी से जांचो कि क्या मरीज के जूते गिरे हैं। अगर वे नहीं गिरे हैं तो उसे बचाने का अभी भी मौका है। मैं जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही ज़्यादा ये भयानक लगता है। पोस्टर, कृपया जल्दी करो और अपनी कहानी जारी रखो। मैं पहले से ही बिस्तर पर हूँ और मैंने खुद को अपनी रजाइयों में लपेट लिया है। रोहित ने नीचे स्क्रॉल करना जारी रखा और डॉक्टर_R ने पोस्ट करना जारी रखा। जूनियर हाई में एक प्रसिद्ध जासूसी एनिमेशन के 300 से ज़्यादा एपिसोड देखने के मेरे अनुभव से मैं तुरंत निर्धारित कर सकता था कि बूढ़ा आदमी दुर्घटना के कारण नहीं मरा था। यह एक हत्या होनी चाहिए थी और उसके शरीर को एक फ्रीजर में रखा गया होगा। उस समय मैंने घटना की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस को बुलाना चुना। हालांकि मैं आज जिस बारे में बात करना चाहता हूं वह यह मामला नहीं है, बल्कि वह है जो इसके बाद हुआ। इसके बाद पोस्ट थोड़ी देर के लिए रुक गई और अगला अपडेट 2 घंटे बाद था। माफ़ करना, अभी अभी कोई मेरे दरवाजे पर घटना के बारे में पूछने आया था। हालांकि वह न तो कोई जासूस था और न ही कोई रिपोर्टर, लेकिन उस व्यक्ति के पास दस्तावेज थे। खैर, चलो इसे एक तरफ रख देते हैं। अगले दिन सुबह मैं अभी काम पर नहीं था, लेकिन मैंने एक सहयोगी से सुना कि पिछली रात को भेजा गया बूढ़े आदमी का शव मुर्दाघर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। पुलिस जांच करने की पूरी कोशिश कर रही थी और उन्हें संदेह था कि हत्यारे ने शव चुरा लिया था। इस पर काफ़ी हंगामा हुआ था और उन्होंने अस्पताल में सभी निगरानी कैमरे भी लगाए थे। हालांकि बूढ़े आदमी का शव अंत में कहीं नहीं मिला और न ही हत्यारा। उस रात मेरी ही शिफ्ट थी। हालांकि दिन में हुई घटनाओं ने मुझे कुछ बेचैन कर दिया। अस्पताल में एक मरीज ने कहा था कि उसने बूढ़े आदमी का शव देखा था, लेकिन उसे किसी और द्वारा ले जाकर नहीं छोड़ा गया था। इसके बजाय वह अपने पैरों पर चला गया था। मरीज ने बूढ़े आदमी द्वारा लिए गए रास्ते को भी सटीक तरह से बताया। उस रास्ते से बूढ़ा आदमी वास्तव में मुर्दाघर की दिशा से चला गया था। जब मैंने ये सुना तो मैं काफ़ी डर गया था। सौभाग्य से मैं एक नास्तिक हूँ। मैंने मरीज की बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया।
जब मैंने हेड नर्स को ये कहते हुए सुना कि न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर राकेश मरीज की खुराक बढ़ाने की योजना बना रहे थे तो मुझे थोड़ी राहत मिली। जैसा कि उम्मीद थी, मरीज की बातों पर विश्वास न करना सही चुनाव था। ये सब एक तरफ, मैं आप सभी के साथ जो साझा करना चाहता हूँ वह ये नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो तब हुआ जब मैं रात में ड्यूटी पर था। उस दिन सुबह के लगभग 2 बजे थे और मैं आपातकालीन कक्ष में ब्लू मून खेल रहा था। आप लोग बस कल्पना नहीं कर सकते कि वह गेम कितना मज़ेदार है। अगर आप मेरे दोस्त हैं तो आइए और मुझे एक स्लैश दीजिए। यार पोस्ट, तुम सचमुच एक जीनियस हो। लोगों के बीच ईमानदारी का क्या हुआ? तुम्हारा ये पलटवार मुझे अचंभित कर गया। कितना अजीब। मैंने कहानी की शुरुआत का अनुमान सही लगाया, लेकिन अंत का नहीं। हालांकि मैं जो कहना चाहता हूँ, तीसरी मंजिल, तुम्हारे पूप खाने के वादे का क्या हुआ? इंटरनेट यूजर के पूरे समूह ने पोस्ट का जवाब दिया और फोरम बहुत जीवंत था। रोहित को अपनी रजाइयों के नीचे लेटे हुए हंसना या रोना नहीं पता था। क्या आजकल लोग विज्ञापन करने में इतने अच्छे हो गए हैं? हालांकि जब उसने फिर से नीचे स्क्रॉल किया तो उसने पाया कि कुछ गलत था। डॉक्टर_R ने पोस्ट करना जारी रखा था। माफ़ करना, मैं वास्तव में विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ। उस रात एक अकल्पनीय रूप से विचित्र अलौकिक घटना हुई, कुछ ऐसा जिसकी आप में से किसी ने भी अपने पूरे जीवन में कल्पना नहीं की होगी। सुबह 2:15 बजे के करीब जब मैं आपातकालीन कक्ष में गेम खेल रहा था तो मुझे अचानक एक ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी को मुर्दाघर में महसूस होती है। मुझे वहीं पर गूसबम्स हो गए। अंदाज़ा लगाओ कि आगे क्या हुआ। वह बूढ़ा आदमी जो कल मुर्दाघर से गायब हो गया था, किसी समय आपातकालीन कक्ष के बाहर दिखाई दिया। वह मरा नहीं था, इसके बजाय वह अस्पताल के बाहर बहुत धीरे धीरे, कदम दर कदम चल रहा था। हे भगवान, यह असंभव है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि बूढ़ा आदमी मर चुका था और एक दिन से ज्यादा समय से मर चुका था। वह फिर से कैसे जीवित हो सकता था? क्या यह एक मजाक था? क्या वह फिर से जीवित हो गया था? क्या यह एक चिकित्सीय चमत्कार था? उस पल ये सभी विचार मेरे दिमाग में दौड़ रहे थे। लेकिन शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने सामान्य दिनों में कई शवों के संपर्क में रहा हूं, मैं बहुत डरा नहीं था। मैंने जो पहला काम किया वह एक फ़ोटो लेना था ताकि मैं उसे अपने वीचैट मोमेंट्स पर साझा कर सकूं। नीचे संबंधित फ़ोटो है। फ़ोटो मेरी वैधता को साबित कर सकती है। ये फ़ोटोशॉप का उत्पाद नहीं है। रोहित ने नीचे स्क्रॉल किया और एक फ़ोटो तुरंत उसकी आंखों के सामने आ गई। फ़ोटो बिल्कुल धुंधली नहीं थी। इसके विपरीत ये बहुत साफ थी। फ़ोटो में आपातकालीन कक्ष की कांच की खिड़की और बूढ़ा आदमी था जो खिड़की के पास से चल रहा था। बूढ़े आदमी ने एक काला जंपसूट पहना था और वह थोड़ा पुराना लग रहा था। वह पतला था और उसकी त्वचा भूरी थी जिस पर धब्बे थे। जिस कोण से फोटो ली गई थी उससे कोई भी बूढ़े आदमी की एक आंख देख सकता था। आंख कैसी थी? सुस्त, खोखली और खाली, जिसमें एक भयानक घातक स्थिरता की भावना थी। फोटो न तो खूनी थी और न ही एक भयानक सेटअप की, लेकिन बूढ़े आदमी ने फोटो में जो भावना दी उसने तुरंत लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए क्योंकि उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई थी। एक बार जब उन्होंने याद किया कि डॉक्टर_R यूजरनेम वाले डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बूढ़ा आदमी एक बार एक ठंडा शव था, तो इसने डर की भावना को बढ़ाया। कोई जितना ज्यादा फोटो को देखता उतना ही ज्यादा वह भयानक होती। यह ऐसा था जैसे कोई एक मृत व्यक्ति को देख रहा था, या बल्कि एक भूत को। मैं बहुत डर गया हूँ। ये फोटो इतनी भयानक है, मैं जितना ज्यादा इसे देखता हूँ उतना ही ज्यादा डरता हूँ। पोस्टर, तुम्हें ये फोटो कहाँ मिली? बूढ़े आदमी के हाथों पर इतने सारे धब्बे क्यों हैं? मुझे ट्राइपोफोबिया है। वे लिवोर मोटिस हैं, उनका मतलब है कि बूढ़ा आदमी एक शव है। सभी राक्षसों और भूतों को दूर भगाओ, मैं अमिताभ यहाँ हूँ। एक इंटरनेट यूजर ने एक ताओवादी पुजारी की फोटो भेजी। अरे, तुम्हारे अमिताभ का क्या? मैं खुद को पुष्पा भी कह सकता हूँ। हालांकि इंटरनेट यूजर ने चाहे जो भी टिप्पणी की, डॉक्टर_R ने अपनी पोस्ट जारी रखी। फोटो असली है, मैंने इसे खुद लिया है। उसके बाद बूढ़ा आदमी बस अस्पताल से चला गया। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया, लेकिन अगर आप में से कोई भी मेरे ही शहर में है तो आपको सावधान रहना चाहिए। हालांकि मैं एक नास्तिक हूँ, कुछ चीज़ें हैं जिन पर हमें विश्वास करना ही पड़ता है। एक मिनट रुको, कोई फिर से मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मुझे लगता है कि कोई मेरा बयान लेने आया है। मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगा और मैं आपके साथ साझा करूँगा कि आगे क्या हुआ। पोस्ट को पोस्ट किए हुए 1 मिनट से भी कम समय हुआ था जब डॉक्टर_R ने एक नई पोस्ट भेजी। धत धत धत, ये वही बूढ़ा आदमी है जो अस्पताल से भागा था। वह चीज़ मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, मैं उसे पीपहोल से साफ साफ देख सकता हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? लगता है मैंने कुछ ऐसा उकसाया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। पोस्टर, क्या चाले चलना मज़ेदार है। यार सच में, यह इतना डरावना नहीं हो सकता है ना। जल्दी करो और पुलिस को बुलाओ, जल्दी 110 डायल करो।
पोस्टर, ढोंग करना बंद करो। ये सब नकली होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मैं दोगुनी पूप खाऊंगा। ये तुम फिर से पूप खाने वाले लड़के। पिछली बार तुमने जो पूप खाने का वादा किया था उसका क्या हुआ? डॉक्टर_R ने फिर से पोस्ट किया। मैंने मामले की रिपोर्ट कर दी है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? वह चीज़ अभी भी मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और ऐसा लगता है कि उसका जाने का कोई इरादा नहीं है। धत, मेरे लिविंग रूम की बत्तियां अचानक बुझ गई हैं। मैं इतना डरा हुआ हूं कि मैं लिविंग रूम में जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहा हूं। मैंने दरवाजे बंद कर दिए हैं और मैं सभी बत्तियां जला रहा हूं जो मैं जला सकता हूं, लेकिन वह बुरा आदमी अभी भी दस्तक दे रहा है। इस बिंदु पर डॉक्टर_R यूजरनेम वाला इंटरनेट यूजर पोस्ट करने में बहुत तेज था। हर पोस्ट के बीच का अंतराल 30 सेकंड से कम था और यहाँ तक कि कुछ गलत शब्द भी थे। ये देखा जा सकता था कि जिस डॉक्टर ने ये सब पोस्ट किया था वह दहशत और भारी डर में था। ये पढ़कर रोहित को ठंडक महसूस हुई। हालांकि वह जानता था कि कहानी शायद नकली थी। जब उसने फोटो में बूढ़े आदमी के दरवाजे पर दस्तक देने की कल्पना की तो उसे भी उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक मृत बूढ़े आदमी का फिर से जीवित होना और यहाँ तक कि किसी के दरवाजे के सामने प्रकट होना, दस्तक देना, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो ऐसी चीज का सामना करता है वह डर जाएगा। हालांकि पोस्ट खत्म नहीं हुई थी। धत धत, मेरे लिविंग रूम से पैरों की आवाज़ है। हे भगवान, मैं घर में अकेला हूँ और मुझे लगता है कि जो बूढ़ा आदमी दरवाजे पर दस्तक दे रहा था वह बंदर है। वह जरूर लिविंग रूम में घुस गया होगा। यह क्या बकवास है? मैंने उसे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ भी नहीं सुनी। वह कैसे अंदर आ गया? पैरों की आवाज़ मेरे बेडरूम के दरवाजे के सामने रुक गई है। वह चीज़ मेरे दरवाजे पर फिर से दस्तक दे रही है। मुझे लगता है कि चीज़ें खराब हैं। मैंने अब सबूत के तौर पर आवाज़ें रिकॉर्ड कर ली हैं और मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ छोड़ रहा हूँ। अगर आप मुझसे संपर्क नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि मुझे कुछ हुआ है। कृपया पुलिस को रिपोर्ट करें। 138। धप 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 धप। नीचे एक ऑडियो फाइल थी। एक बार जब उसने इसे खोला तो दस्तक देने की सुस्त और दबी हुई आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। धप धप लयबद्ध तरीके से हो रहा था, जैसे किसी के दिल पर दस्तक दे रहा हो, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। इस बिंदु पर पोस्ट थोड़ी देर के लिए रुक गई। रोहित अंत तक स्क्रॉल किया और उसका सामना केवल एक वाक्य से हुआ, वह बूढ़ा आदमी यहाँ है। अध्याय 2, एक अचानक व्याख्यान। रात में स्कूल में स्वर अध्ययन सत्र 8 बजे। चूंकि उसने कल रात फोरम पर देर तक कहानी पढ़ी थी, रोहित अगले दिन स्कूल में पूरे दिन जम्हाई ले रहा था और सुस्त था। हर बार जब वह कक्षा में सोने वाला होता था तो बूढ़े आदमी की फोटो किसी तरह उसके दिमाग में आ जाती थी और अपने अचेतन में उसे लगता था जैसे खोखली और घातक आंखों का हिस्सा कहीं उसे घूर रहा हो। एक झटके के साथ उसे होश आया। मैं अभी भी सो नहीं पा रहा हूँ। उस फोटो में सचमुच कुछ अजीब है। हे रोहित, इसे मेरे साथ भी साझा करो। एक लंबा और दुबला छात्र झुक गया। वह केशव, रोहित का डेस्क पार्टनर था। रोहित ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? इनकार करने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें पूरे दिन जम्हाई लेते हुए देख रहा हूँ। तुमने कल रात कुछ शर्मनाक काम जरूर किए होंगे। केशव ने उसके कंधे पर थपकी दी और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें हाल ही में कौन से अच्छे संसाधन मिले हैं? उन्हें मेरे साथ साझा करो और मुझे भी मजा लेने दो। रोहित ने जवाब दिया, मजा तुम्हारा? मैंने कल रात अपने फ़ोन पर एक डरावनी कहानी पढ़ी, इसलिए मैं देर से सोया। एक डरावनी कहानी? डरावनी कहानियों की बात करें तो क्या तुम लोग उस अलौकिक घटना के बारे में जानते हो जो कुछ समय पहले शहर के एक आवासीय क्षेत्र में हुई थी? उनका एक सहपाठी बगल में खिसक गया। क्या अलौकिक घटना? रोहित ने पूछा, मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? केशव ने कहा, मैं भी इसके बारे में जानता हूँ। अफवाह है कि एक आवासीय क्षेत्र में 20 से ज्यादा लोगों ने रातों रात खुद को फांसी लगा ली थी। शरीर एंटी थेफ्ट खिड़कियों से सूखे मांस की तरह लटके हुए थे। ये सचमुच भयानक था। मेरे पास उस जगह की एक फ़ोटो भी है। हालांकि मुझे इसकी प्रामाणिकता के बारे में यकीन नहीं है। ये कहने के बाद उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने फ़ोटो एल्बम में एक फ़ोटो खोली। फ़ोटो शाम को ली गई थी। आवासीय क्षेत्र की खराब रोशनी की स्थिति के साथ ये थोड़ी धुंधली थी। हालांकि कोई अभी भी बालकनी पर एंटी थेफ्ट खिड़कियों से एक तंग पंक्ति में लटकते हुए मानव आकृतियों की छाया को देख सकता था। कोई भी लाशों के भद्दे और भयानक चेहरों को स्पष्ट रूप से देख सकता था, खासकर उनकी आंखें जो चौड़ी खुली थीं, जिससे लोग सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि मरने से पहले उन्होंने क्या अनुभव किया था। दूर से दर्जनों लाशें सूखे मांस की तरह दिख रही थीं जिन्हें सुखाने के लिए लटकाया गया था। जिस चीज़ ने लोगों को हैरान कर दिया वह ये थी कि लाशों के सिर एंटी थेफ्ट खिड़कियों के अंदर थे, लेकिन उनके शरीर नीचे थे। खिड़कियों की सलाखों के बीच की जगह के साथ वे एक वयस्क के लिए गुजरने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। इसके अलावा लाशों के सिर पीछे की ओर झुके हुए थे, जो 2 टुकड़ों में टूटने का एक अजीब पोज दिखा रहे थे। कोई जितना ज्यादा जांच करता उतना ही ज्यादा बेचैन और डरा हुआ महसूस करता।
इस फोटो में रोहित के फोन में बूढ़े आदमी की फोटो के समान प्रभाव थे, दोनों ही लोगों की भावनाओं को उत्तेजित कर सकते थे। यार, तुम्हें फोटो कहाँ से मिली? मुझे ये क्यों नहीं मिली? बगल में मौजूद सहपाठी ने कहा। केशव ने गर्व से कहा, मेरे एक दोस्त ने इसे तब लिया था जब वह वहां से गुजर रहा था। वह जगह अब बंद है और वे अब फोटो लेने की अनुमति नहीं देते हैं। अगर तुम इसे चाहते हो तो मुझे डैडी कहो और मैं तुम्हें इसे दूंगा। साथ ही मुझे रोहितवी यौन नपुंसकता कहना बंद करो, मेरा एक नया अंग्रेजी नाम है। उसकी बात करें तो मेरा भी एक अंग्रेजी नाम है। इसे वोशिशबी, मैं एक बेवकूफ़ हूँ, कहा जाता है। जब हम बाहर हों तो मुझे मेरे अंग्रेजी नाम से ज़ोर से बुलाना याद रखना। रोहित ने कहा, हम दोनों ने एक ही 9 साल की अनिवार्य शिक्षा ली है, तुम लोग इतने उत्कृष्ट क्यों हो? रोहित, हम दोनों ट्यूशन के लिए गए थे, तुम इसे नहीं सीख सकते। केशव ने गर्व से कहा। अलौकिक घटनाओं की बात करें तो मैं हाल ही में इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी चीज़ों को देखता रहा हूँ। वे उन्हें इतना असली बनाते हैं कि मैं उन्हें पढ़ने की हिम्मत भी नहीं करता। क्या तुम लोगों को लगता है कि वे चीज़ें असली हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ जगहों पर सच में भूत हो, है ना? टिशा नाम की एक छात्रा भी पास आए और उसने पूछा। रोहित ने कहा, ऑनलाइन ज़्यादातर कहानियां नकली हैं। जब तक मैं उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखता, मुझे विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में भूत हैं। हालांकि कुछ चीज़ों पर विश्वास करना बेहतर है। अगर तुम सच में इन चीज़ों का सामना करते हो तो उनसे दूर रहना बेहतर है। तुम सही हो, टिशा ने सिर हिलाया। सब लोग, बात करना बंद करो, शांत हो जाओ। इस समय तिवारी ने कक्षा में प्रवेश करते हुए चिल्लाया, स्कूल ने एक आखिरी मिनट की घोषणा की है। आज के शाम के स्वर अध्ययन सत्र को एक व्याख्यान सत्र में बदल दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच कुछ सुरक्षा सावधानियों को बढ़ावा देना है। बाद में व्याख्यान के दौरान मैं कक्षा में किसी को भी बोलते हुए और कक्षा के अनुशासन को बिगाड़ते हुए नहीं सुनना चाहता। अगला, मैं श्रीमान रोगो को हमारे लिए व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। सब लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। हाँ, रोहित ने हैरान होकर तालियां बजाईं। इस समय रात में भी सुरक्षा व्याख्यान क्यों था? हालांकि जब रोगो, जो वह व्यक्ति था जो उन्हें एक व्याख्यान देने वाला था, कक्षा में चला गया तो रोहित की पलकें फड़क गईं। रोगू नाम का यह आदमी एक भूरे रंग का विंडब्रेकर पहने हुए था जिसने उसे पूरी तरह से लपेट रखा था। उसने एक मास्क भी पहना हुआ था। किसी को ये जानना था कि यह एक गर्म दिन था। एक अज्ञात पहचान पत्र उसकी छाती पर लटक रहा था। हालांकि जिस चीज़ ने लोगों का ध्यान खींचा वह ये थी कि उसकी उपस्थिति बहुत भयानक थी। उसका चेहरा बेहद पतला था, व्यावहारिक रूप से त्वचा और हड्डियां। कोई भी उसके चेहरे की हड्डियों के आकार और रूपरेखा को देख सकता था और उसके चेहरे पर थोड़ा मांस था। उसके अत्यधिक पतलेपन के कारण उसकी आंखें बहुत बड़ी लग रही थीं। वे लाल थीं जैसे कि वह कई दिनों से सोया नहीं हो। हालांकि उसके पतले चेहरे के नीचे उसका पेट था जो सूज गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास चर्बी से भरा एक बियर बेली हो। हालांकि एक बियर बेली वाले व्यक्ति को इतना पतला नहीं होना चाहिए। यह असामान्य था। यह इतना असामान्य था कि इसने लोगों को बेचैन महसूस कराया। इस समय रोबो पोडियम पर खड़ा था। वह एक गहरा, थका हुआ और सुन्ना आभा बिखेर रहा था। उसका पूरा शरीर कठोर और बेजान था। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे घूमती थीं जैसे दो सुस्त कांच के मोती। जहां भी उसकी नज़र गुजरी, छात्रों ने डर की एक अवर्णनीय भावना महसूस की। रोहित ने अवचेतन रूप से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसका पूरा शरीर तनाव में आ गया। उसने उस आदमी से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं की। उसने खुद से सोचा, ये भावना उस फोटो का सामना करने से भी ज्यादा मजबूत है। नमस्ते छात्रों, मेरा नाम रोगू है। मैं जयपुर शहर का प्रभारी व्यक्ति हूँ। मैं आज यहाँ जीवित होकर खड़ा होने और आपको एक व्याख्यान देने में बहुत खुश हूँ, रोगू ने आखिरकार बोला। उसकी आवाज़ सूखी, कर्कश और कान फाड़ थी, जैसे कि ज़मीन पर कांच फिसल रहा हो। उसके बेहद पतले चेहरे के साथ कोई भी अपने रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस करने में मदद नहीं कर सकता था। यहाँ जीवित होकर खड़ा होना और उन्हें एक व्याख्यान देना। रोहित का दिल कांप गया। वे शब्द इतने अजीब क्यों लग रहे थे? रोगू ने एक चाक का टुकड़ा उठाया और मुड़कर ब्लैकबोर्ड पर एक टेढ़ा मेढ़ा लेकिन बेहद स्पष्ट शब्द लिखा, भूत। भूतों और राक्षसों की किंवदंतियां प्राचीन काल से मौजूद हैं और न केवल हमारे देश के इतिहास में बल्कि हर देश के इतिहास में भी। मुझे इतिहास का ज़्यादा ज्ञान नहीं है और मैं आपको ठीक से नहीं बता सकता कि प्राचीन काल में क्या हुआ था, लेकिन ये ठीक है जब तक आप मोटे तौर पर मेरे मतलब को समझ सकते हैं। रोगू की आवाज़ अभी भी कर्कश और कान फाड़ थी क्योंकि उसने बिना किसी जल्दी के कहा, हालांकि कुछ चीज़ें हैं जिन पर आप सभी को अब विश्वास करने के लिए कोई विकल्प नहीं होगा। हाल के वर्षों में अलौकिक घटनाओं की संख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है। यह अब सिर्फ एक या दो घटनाओं का मामला नहीं है बल्कि धीरे धीरे एक वैश्विक तबाही में बदल रहा है। अगर इस स्थिति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया गया तो भविष्य में शायद दुनिया का कोई भविष्य भी नहीं होगा। जब सबने ये सुना तो वे काफ़ी हैरान थे।
ये व्याख्यान भूत कहानी सम्मेलन कैसे बन गया, और व्याख्याता ने तो यहाँ तक बढ़ाई कि दुनिया खत्म होने वाली थी। न केवल छात्र बल्कि तिवारी भी स्तब्ध थे। मेरे लिए इसके बारे में और कुछ कहना सुविधाजनक नहीं है, इसलिए मत पूछो। कृपया याद रखें कि मैं आगे क्या कहने जा रहा हूँ। छात्रों, ये सुरक्षा व्याख्यान भविष्य में आपकी जान बचा सकता है। रोबू ने उस विषय को जारी नहीं रखा। इसके बजाय वह मुड़ा और ब्लैकबोर्ड पर एक और वाक्य लिखा, भूतों को मारा नहीं जा सकता। निकट भविष्य में आपको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिनका आप कभी भी सामना नहीं करना चाहेंगे, जैसे भूतों से टकराना। हालांकि यह थोड़ा झटका है, कृपया इस वाक्य को याद रखें, भूतों को मारा नहीं जा सकता। इसलिए अत्यधिक डर में भी उन चीज़ों से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के बारे में मत सोचो, क्योंकि उन चीज़ों के सामने आपकी जान का कोई मतलब नहीं है। उन चीज़ों के लिए आपको मारना कुछ चींटियों पर कदम रखने जितना आसान है। नहीं, यह उससे भी आसान है। शायद उसकी आंखों के एक झपकी या उंगलियों के एक चुटकी के साथ और आप खत्म हो जाएंगे। उसकी थकी हुई आंखें लाल थीं क्योंकि उसने सबको घूर कर देखा। उसने इन शब्दों को गंभीरता से कहा, फिर मुड़ा और ब्लैकबोर्ड पर दूसरा वाक्य लिखा, भूतों से निपटने वाली एकमात्र चीज़ भूत हैं। रोबू ने जारी रखा, अगर भूतों को मारा नहीं जा सकता तो इसका मतलब है कि हर देश की तकनीकी शक्ति बेकार होगी। चाहे वह बम हो या यहाँ तक कि परमाणु हथियार, उनमें से कोई भी किसी काम का नहीं होगा। अगर विभिन्न देशों के वैज्ञानिक भविष्य में भूतों के रहस्य को नहीं सुलझा पाते हैं, तो अभी के लिए एकमात्र तरीका जो बचा है वह भूतों से निपटने के लिए भूतों का उपयोग करना है। मुझे पता है कि आप सभी के दिलों में सवाल हैं। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि मैं पागल हूँ, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मुझे सुनो और इन शब्दों को अपने दिमाग में याद रखो। आपको भविष्य में उनकी ज़रूरत होगी। बेशक मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको उनकी कभी ज़रूरत नहीं होगी। रोहित, यह आदमी क्या कह रहा है? मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है? केशव ने फुसफुसाया। रोहित ने कहा, मुझे भी वह सच में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी बातों को सुनने के बाद मैं कुछ बेचैन महसूस कर रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी में कुछ बदलाव हो गया है? उपन्यासों की तरह, केशव ने कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता, रोहित हिचकिचाया। हालांकि उसने देवताओं के प्रकट होने और महाशक्तियों के अस्तित्व के बारे में कल्पना की थी। अगर ये चीज़ें वास्तव में मौजूद थीं, तो यह अपरिहार्य था कि कोई घबराएगा। आखिरकार ऐसी चीज़ें आम लोगों के लिए एक बड़ा खतरा थीं। पोडियम पर रोबू ने जारी रखा, चूंकि भूतों को मारा नहीं जा सकता और उनमें असाधारण क्षमताएं हैं, तो इन दो स्थितियों को मिलाकर हम एक सवाल पूछ सकते हैं। अगर आम लोगों को भूत निशाना बनाते हैं तो वे कैसे जीवित रह सकते हैं? यह मुख्य बिंदु है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे हमेशा अधिमानतः जीवन भर के लिए याद रखेंगे। ये कहने के बाद वह ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़ा और तीसरा वाक्य लिखा, भूतों के पैटर्न को पहचानो। हर चीज़ का एक पैटर्न होता है और भूत भी कोई अपवाद नहीं है। शोध डेटा के अनुसार हर तरह के भूत में मारने और कार्य करने का एक लगभग तय तरीका होता है। ठीक एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह, कंप्यूटर के चलने से पहले आपको पावर बटन दबाना होगा और सॉफ्टवेयर खोलने के लिए आपको माउस पर क्लिक करना होगा। अपने डर पर काबू पाओ और भूतों के पैटर्न को पहचानो। उनकी खामियों को खोजो। भूतों द्वारा निशाना बनाए जाने पर आम लोगों के जीवित रहने का यह एकमात्र मौका है। उसने एक गंभीर लहजे में दोहराया, याद रखो, अगर एक भूत तुम्हें खोजने आता है तो मेरे द्वारा अभी बताए गए तरीके के अलावा जीवित रहने का कोई और रास्ता नहीं है। कोई जोखिम मत लो, वे चीज़ें तुम्हारी कल्पना से कहीं ज़्यादा भयानक हैं। अध्याय 3, बूढ़ा आदमी। भूतों को मारा नहीं जा सकता, केवल भूत ही भूतों से निपट सकते हैं। भूतों के पैटर्न को पहचानो। ये 3 वाक्य ब्लैकबोर्ड पर साफ साफ लिखे थे। हालांकि वे टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन स्पष्ट थे, जिससे पता चलता था कि रोबू ने उन्हें बहुत जोर लगाकर लिखा था। लेकिन रात के स्वर अध्ययन सत्र में छात्र बस एक दूसरे को देख रहे थे, यह नहीं जानते थे कि क्या प्रतिक्रिया दें। क्या ये व्यक्ति सच में यहाँ व्याख्यान देने आया था? ऐसा नहीं हो सकता कि वह कहीं से भागा हुआ पागल हो, है ना? वह जो कुछ भी कह रहा था उसका कोई मतलब नहीं था। क्या वह उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था? कुछ छात्रों ने अपना सिर हिलाया, ये दिखाने के लिए कि उन्हें उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। कुछ छात्र दबी हुई आवाज़ में चर्चा करने लगे, यहाँ तक कि जोर से हंसने भी लगे। ये स्पष्ट था कि उनमें से ज़्यादातर ने रोबू की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। केवल रोहित की अभिव्यक्ति काफ़ी गंभीर थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कल फोरम में कहानी और फोटो ने उसे बहुत बेचैन कर दिया था। इस व्यक्ति के अजीब शब्दों के अलावा, क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया में सच में कुछ बदलाव हो रहे थे जिनके बारे में वह नहीं जानता था? जब रोबू ने 3 वाक्य लिखे तो उसने और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपनी थकी हुई और लाल आंखों का उपयोग करके सबको ऊपर से नीचे तक देखा। छात्रों, अगर आपके कोई सवाल हैं या अगर आपके आसपास कुछ अजीब हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। अगर आपके कोई सवाल नहीं है तो आज का सुरक्षा व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। हालांकि एक भी छात्र ऐसा नहीं था जिसके पास कोई सवाल था।
क्या मुझे उससे बूढ़े आदमी की फोटो के बारे में पूछना चाहिए? रोहित की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि उसने अपना फ़ोन निकाला, फोरम खोला और फिर से बूढ़े आदमी की फोटो तक स्क्रॉल किया। हालांकि जैसे ही वह हिचकिचा रहा था, कक्षा की बत्तियां अचानक मंद हो गईं और पूरी कक्षा धुंधली हो गई। रोगू, जो पोडियम पर था, ने अपनी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल दी और वह तुरंत बहुत सतर्क हो गया। रोहित ने भी अवचेतन रूप से देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। जब उसने अनजाने में कांच की खिड़की से कक्षा के गलियारे के बाहर एक आकृति देखी तो उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उसका पूरा शरीर अवचेतन रूप से तनाव में आ गया। एक अत्यधिक डर उसके दिल से बाहर निकला और जल्दी से उसे घेर लिया। इस पल में उसके शरीर ने भी सभी इंद्रियों को खो दिया। खिड़की के बाहर लिवोर मोटिस के साथ एक काला लंबा लबादा पहने हुए एक बूढ़ा आदमी वहां कठोरता से खड़ा था। उसकी एक जोड़ी भूरी घातक आंखें बिना किसी भावना के कक्षा को घूर रही थीं। वह एक ठंडी लाश की तरह वहां खड़ा था। बूढ़े आदमी के चारों ओर बिना किसी रोशनी के घुप अंधेरा था। गलियारे की बत्तियां इस समय पूरी तरह से बुझ गई थीं। एक मोटा अंधेरा तेजी से पारे की तरह कक्षा में घुस गया। बूढ़े आदमी के पास की दीवारें एक दृश्य गति से पुरानी हो रही थीं। एक पल में नई रंगी हुई दीवारें ऐसी लग रही थीं जैसे उन पर 10 साल से ज्यादा बीत गए हों, क्योंकि वे काई से धंकने लगी थीं। प्लास्टर काला और धब्बेदार हो गया क्योंकि वे दीवार से उतरने लगे और एक सड़ी हुई गंध धीरे धीरे फैल गई। ये फोरम की कहानी में बूढ़ा आदमी है, यह असंभव है, वह यहाँ क्यों है? रोहित की हथेली ज्यादा मेहनत से सफ़ेद हो गई क्योंकि उसने अपने फ़ोन को कसकर पकड़ा। फ़ोन की स्क्रीन पर बूढ़े आदमी की फ़ोटो दिख रही थी, जो खिड़की के बाहर बूढ़े आदमी की बिल्कुल छवि थी। बस इतना था कि खिड़की के बाहर बूढ़ा आदमी फ़ोटो से भी ज़्यादा डरावना था। इसके बाद वह सदमे में अपनी सीट से खड़ा हो गया। क्योंकि वह बहुत उत्तेजित था, उसके द्वारा कुर्सी भी उलट दी गई थी। उसके ज़बरदस्त कार्यों के कारण कक्षा में अन्य छात्रों ने एक साथ उसे देखा। रोहित, तुम क्यों खड़े हो? जल्दी करो और बैठ जाओ। कक्षा के अनुशासन को भंग मत करो, तिवारी ने पीछे से चिल्लाया। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे रोहित इस समय कुछ भी नहीं सुन सकता था। वह बस डरी हुई आंखों से खिड़की के बाहर काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी को घूर रहा था। बूढ़े आदमी ने हरकत की। उसका कठोर शरीर यांत्रिक रूप से हिला। उसकी पीली मृत आंखों में कोई ध्यान नहीं था क्योंकि उसने अपना सिर मोड़ा तो वे बस उसके सिर पर सुन्नता से बैठी थीं। डप 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 टिल्ड। वह कुरकुरा बिना गूंज वाला कदमों की आवाज़ गलियारे से सुनाई दी, जो कक्षा में स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। क्या वह जाने वाला है? रोहित को पसीना आ गया। उसने अपने दिल से उम्मीद की कि बूढ़ा आदमी इस जगह को छोड़ देगा और अंदर नहीं आएगा। अगर फोरम की कहानी सच थी तो एक बार जब बूढ़ा आदमी अंदर आता तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। हालांकि चीज़ें उसकी उम्मीद के अनुसार नहीं हुईं। बूढ़ा आदमी नहीं गया। वह बस कक्षा के दरवाजे के सामने रुकने से पहले कुछ कदम चला। रोहित, तुम क्यों नहीं बैठ रहे हो? क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने क्या कहा? तुम एक सुरक्षा व्याख्यान के दौरान परेशानी पैदा करने की हिम्मत कैसे करते हो? तिवारी थोड़ा कठोर हो गया। इस समय एक छात्रा ने चीख निकाली। फिर उसने अपनी डेस्क पर किताबों की ओर इशारा किया और इतनी डर गई थी कि वह बोल नहीं सकती थी। उसके सामने डेस्क पर रखी किताबें तेजी से पीली हो गईं, फिर फफूंद लग गई, फिर सड़ गईं, अंत में वे काले सड़े हुए पदार्थ के ढेर में बदल गईं। इसमें बदबू आ रही है। प्रिया, तुम्हारी डेस्क पर पोप का ढेर क्यों है? केशव ने अपनी नाक पकड़ी और कहा। हालांकि बगल में एक छात्र की अभिव्यक्ति बहुत गुस्से वाली थी। वह अचानक खड़ा हो गया और तेजी से कुछ कदम पीछे चला गया। प्रिया, तुम किस लिए चीख रही हो? तिवारी बहुत गुस्से में था। आज के स्वर अध्ययन सत्र में छात्रों को क्या हो गया था जो आमतौर पर ज्यादा अनुशासित होते हैं? पोडियम पर रोगू ने अपनी आंखें सिकुड़ी और सतर्कता से भरा था। उसका पिछला थका हुआ रूप बहुत पहले चला गया था और अब वह अपने पिंजरे से बाहर निकले एक जंगली जानवर की तरह लग रहा था। वह थोड़ा हिंसक और क्रूर हो गया क्योंकि उसने अरब को घूर कर देखा। हालांकि अरब ने एक शांति दिखाई जो एक आम व्यक्ति से मेल नहीं खाती थी। ऐसा लगता है कि तुम बहुत सी चीजें जानते हो। क्या तुम भी एक भूत सवार हो? रोगू ने पूछा। रोगू, यह मेरा काम है और तुम्हारा नहीं। फिर अरब ने रोहित को भयंकर रूप से घूर कर देखा और कहा, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम सब कुछ यहाँ लाए हो। मुझे सच में तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था, तब चीजें ऐसी नहीं होती। इसके अलावा तुम भविष्य में बहुत डरावने हो जाओगे। रोहित ने कुछ भ्रम के साथ अरब को देखा। वह नहीं समझा कि उसने क्या कहा था, लेकिन वह कक्षा के दरवाजे के बाहर खड़े काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी के बारे में ज्यादा चिंतित था। अन्य छात्र यह सुनकर चौंक गए। यार अरब, तुमने अभी जो कहा उसने मुझे लगभग डरा ही दिया। भूत सवार और भविष्य के साथ तुमने जो कहा वह बहुत गहरा है। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं समझता। क्या कोई है जो इसे मेरे लिए समझा सकता है? अरब कुछ अंदर की बात जानता लगता है। बॉस, कृपया मेरी देखभाल करो। मुझे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है कि आसपास कुछ गलत है।
मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अकेला हूं जो ऐसा महसूस करता है। अरे नहीं, अरे नहीं, आज सबको क्या हो गया है? तुम सबके दिमाग खराब हो गए हैं। क्या मैं समय के साथ तालमेल नहीं बिठा रहा हूं, या दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है? वैसे मेरी किताबें भी पूप का ढेर क्यों बन गई हैं? जो छात्र बोल रहे थे उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि उन पर पहले ही खतरा आ गया था। वे केवल उत्सुक और यहाँ तक कि थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहे थे। अचानक धप धप धप, जैसे उनके दिलों पर दस्तक दे रहा हो, एक सुस्त लेकिन स्पष्ट दस्तक की आवाज़ एक अजीब लहजे के साथ कक्षा में आई। इस समय हर किसी ने महसूस किया जैसे उनकी आत्माओं को किसी चीज़ द्वारा गला घोंट दिया जा रहा है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें पानी के नीचे दबाया जा रहा हो और वे सांस नहीं ले पा रहे थे। ये दरवाजे पर दस्तक है, ये बिल्कुल वैसी ही है। रोहित का दिल कांप गया। ये फोरम में ऑडियो फाइल की आवाज़ के बिल्कुल वैसी ही थी, बस अब इसे घटनास्थल पर ज़्यादा साफ सुना गया था। रोगू की अभिव्यक्ति विशेष रूप से गंभीर थी। उसने एक विशेष फ़ोन उठाया और तुरंत एक बटन दबाया। कॉल तुरंत उठा ली गई। रोगू, स्थिति की रिपोर्ट करो। फ़ोन के दूसरे छोर से एक महिला की आवाज़ आई। इसे रिकॉर्ड किया गया है। लाइन के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति ने बहुत तेज़ी से बात की। क्या तुम इसे संभाल सकते हो? रोगू ने कहा, भूत ने पहले ही एक भूत क्षेत्र बना लिया है और वह जहां मैं हूं वहां को प्रभावित करना शुरू कर रहा है। मैं बाहर कोई रोशनी नहीं देख सकता। मुझे लगता है कि भूत क्षेत्र मेरे विचार से कहीं ज़्यादा बड़ा है। भूत क्षेत्र है ना, स्थिति बढ़ गई है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम संभाल सकते हो। कृपया जल्दी से पीछे हट जाओ। तुम्हारी वर्तमान स्थिति के साथ अब भूतों की शक्ति का उपयोग करना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। अगर तुम ऐसा करते हो तो एक नहीं बल्कि दो भूत हो सकते हैं। मैं तुम्हें पीछे हटने का सुझाव देता हूँ। हालांकि तुम्हारा अंत निकट है, तुम एक भी व्यक्ति को नहीं बचा पाओगे, भले ही तुम अपनी जान जोखिम में डालो। फोन के दूसरे छोर पर आवाज़ ने तुरंत कहा। रोगू ने कहा, समय नहीं है। मैं उस चीज़ से 5 मीटर से भी कम दूर हूँ। वह बस कक्षा के दरवाजे के बाहर है। ये भी संभव है कि उसकी नज़र मुझ पर हो। मैं अब से कॉल को जारी रखूँगा। अगर यह खत्म हो जाती है तो इसका मतलब है कि मैं पहले ही मर चुका हूँ। कृपया मेरी वसीयत मेरे माता पिता तक मेरे लिए पहुँचा देना। बस इतना ही। मैं अपनी चाल चलने जा रहा हूँ। धप धप धप, बाहर से सुस्त और दबी हुई दस्तक सुनाई दी। एक लंबी दस्तक और दो छोटी एक तय फ्रीक्वेंसी पर लगातार कक्षा के दरवाजे पर पड़ रही थीं। तिवारी, कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। स्थिति से बेखबर एक छात्र चिल्लाया। तिवारी थोड़ा हिचकिचा रहा था। रोगू को देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ गंभीर हुआ है। हालांकि वह उत्सुक महसूस करने में मदद नहीं कर सका। इस तरह उसने कक्षा का पिछला दरवाज़ा खोला और ये देखने के लिए बाहर चला गया कि कौन दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। बाहर मत जाओ, रोगू ने जल्दी से चिल्लाया। लेकिन जब तक उसने बोला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तिवारी पहले ही बाहर चला गया था। अजीब तरह से वह पलक झपकते ही गायब हो गया था। हाँ, वह चला गया था। कक्षा के दरवाजे के बाहर घुप अंधेरा था। मोटा अंधेरा किसी भी रोशनी को निगलने में सक्षम लग रहा था। जिस दूसरे पल तिवारी बाहर चला गया उसके कोई निशान नहीं मिले। कोई आवाज़ भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा व्यक्ति हवा में गायब हो गया हो। जैसे ही कक्षा का दरवाज़ा खोला गया, बाहर का अंधेरा तेजी से एक घने काले कोहरे की तरह अंदर घुस गया, जो लगातार कक्षा में जगह को खा रहा था। अध्याय 4, दरवाजे पर दस्तक। धप धप धप, दरवाजे पर सुस्त और अजीब दस्तक अभी भी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर बज रही थी, जैसे किसी अलार्म की आवाज़ हो। कक्षा के दरवाजे बंद नहीं थे। वे बंधे हुए भी नहीं थे, बस लापरवाही से बंद थे। जब तक कोई थोड़ी ताकत का इस्तेमाल करता उन्हें आसानी से खोला जा सकता था। हालांकि जिस चीज़ ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए वह ये थी कि काले लंबे लबादे पहने और लिवोर मोटिस से ढका बूढ़ा आदमी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। वह बस दरवाजे के बाहर कठोरता से खड़ा था और दस्तक दे रहा था, जैसे कि उसका अंदर आने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि बूढ़ा आदमी अंदर नहीं आया। गलियारे में स्याही जैसा घना अंधेरा तेजी से अंदर आ गया। पूरी कक्षा में एक अकल्पनीय बदलाव होना शुरू हो गया। नई दीवारें धब्बेदार और फफूंदी भरी हो गईं। प्लास्टर गिरता रहा, जिससे दीवारें असमान हो गईं। असमान दीवारों पर गहरे हरे रंग की फफूंदी उगाई, जिससे एक ठंडी नम गंध आने लगी। डेस्क पर रखी किताबें तेजी से पीली हो गईं, फिर सड़ गईं। यहाँ तक कि ज़मीन पर सीमेंट भी तेजी से गलने लगा, जिससे जंग लगे स्टील की छड़ें दिखाई देने लगीं। कुछ जगहें तो ढहने भी लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे एक पल में उस जगह ने दशकों का अनुभव किया हो और समय के बीतने से नष्ट हो गई हो। हालांकि कक्षा की बत्तियां अभी भी अंधेरे के खिलाफ लड़ रही थीं। सफ़ेद रोशनी हवा में एक मोमबत्ती की तरह थी, जो मंद रोशनी की आखिरी झलक बिखेर रही थी, जैसे कि वह किसी भी पल बुझने वाली हो। हर छात्र के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। कुछ चीख रहे थे, कुछ मदद के लिए पुकार रहे थे और कुछ कांप रहे थे। एकमात्र जो शांत था वह रोगू था, जो पोडियम पर था।
वह हिला नहीं। उसने अपने चारों ओर देखा, अपने चारों ओर किसी भी हलचल पर ध्यान दे रहा था। एक खतरनाक भूत जिसमें भूत क्षेत्र भी था, ये कुछ ऐसा नहीं था जिससे वह निपट सकता था। रोगो, देखो, इस समय अरब अचानक चिल्लाया। उसकी अभिव्यक्ति असाधारण रूप से भद्दी थी क्योंकि उसने अपनी डेस्क पर कुछ छात्रों की ओर इशारा किया। उसने इसे पहले नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब जब उसने इसे देखा तो उसे आखिरकार होश आया। धप 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 दस्तक की आवाज़ें एक बार फिर से गूंज उठीं। इस समय वह छात्र जो पहले भीड़ में खड़ा था अचानक कांपा, फिर उसका पूरा शरीर कठोर हो गया क्योंकि वह जमीन पर गिर गया। अनीका, क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? कोई हमें बचाओ! एक छात्रा इतनी डर गई थी कि वह जमीन पर लंगड़ा होकर गिर गई और रोने लगी। पहले सब कुछ ठीक था। ये सब अचानक क्यों हुआ? किसी ने कांपती हुई आवाज में कहा। अरब का चेहरा पीला पड़ गया। तुम किस लिए चिल्ला रहे हो? दरवाजे के बाहर एक भूत है। हमारे मरने के अनगिनत तरीके हैं। तुम जल्द ही जान जाओगे कि एक भूत जो एक भूत क्षेत्र बना सकता है वह कितना भयानक है। अन्य लोगों ने उसे डर से देखा। वे ऐसे शिकार की तरह थे जो एक पिंजरे में गिर गए थे, डर से भरे हुए और कांपते हुए। रोगो, क्या तुमने अभी तक कोई समाधान नहीं सोचा है? अगर तुम नहीं सोचते तो हम सब यहाँ मर जाएंगे, अरब ने गुस्से से कहा। उसका दिल भी कांप रहा था क्योंकि भूत क्षेत्र में कोई भी मर सकता था, जिसमें वह भी शामिल था। चुप हो जाओ। अगर तुम इंतजार नहीं कर सकते तो खुद भाग जाओ। मुझ पर भरोसा मत करो। रोगो भी चिंतित था। उसने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। भूत क्षेत्र में इधर उधर भागना तुम्हें तेजी से मार देगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता? अरब ने कहा। चूंकि तुम जानते हो तो बस वहां आज्ञाकारी होकर इंतजार करो। अगर यह मौत है तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो जो मरोगे? ये सबके लिए समान है। सिर्फ इसलिए कि तुम कुछ चीजें जानते हो यह मत सोचो कि तुम खास हो। एक भूत के सामने सब समान है, रोगो ने कहा। अरे यार, अरब मदद नहीं कर सका लेकिन उसने गाली दी। रोहित के हाथ और पैर ठंडे थे। उसने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया क्योंकि यह सब कोई मजाक नहीं था। जब उसने अनजाने में ब्लैकबोर्ड को देखा जो दीवार से गिरने वाला था तो वह क्षण भर के लिए हक्का बक्का रह गया। उसकी नज़र उन 3 वाक्यों पर रुक गई जिन्हें रोगू ने लिखा था, खासकर आखिरी वाक्य, भूतों के पैटर्न को पहचानो। रोगू जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि वह भी दरवाजे के बाहर बूढ़े आदमी को देख रहा है। उसके पैटर्न की तलाश कर रहा है। केवल बूढ़े आदमी के पैटर्न को ढूंढकर ही वह काम करने की हिम्मत करेगा। सोचो, मुझे जल्दी से सोचना होगा, बूढ़े आदमी के पास क्या पैटर्न है जिसे ढूंढा जा सकता है? रोहित का दिमाग पागलपन से घूमना शुरू हो गया। उसने फोरम पर कहानी में रिकॉर्ड की गई हर चीज़ को याद करना शुरू कर दिया, फिर उसे उन चीज़ों से जोड़ा जो उसके सामने हो रही थीं। कुछ सामान्य होना चाहिए, कुछ समान होना चाहिए। उस इंटरनेट यूज़र जिसे डॉक्टर_ कहा जाता था, वह घर पर था। उस समय उसका दरवाज़ा बंद था और बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा था जबकि वह दस्तक दे रहा था। फिर बूढ़ा आदमी अंदर गया, बेडरूम के दरवाजे तक गया, फिर से दस्तक दी और फिर कमरे में घुस गया। अब भूत गलियारे में दिखाई दिया है और दरवाजे पर भी दस्तक दे रहा है, लेकिन अभी तक अंदर नहीं आया है। बूढ़ा आदमी इंटरनेट यूज़र के घर में क्यों घुस गया लेकिन यहाँ नहीं? ये वही स्थिति थी, वही चीज़। किस वजह से अंतर हुआ? क्या यह इसलिए था क्योंकि पर्याप्त समय नहीं था? किस पहलू पर समय अपर्याप्त था? क्या ऐसा हो सकता है कि दरवाजे पर दस्तक देने के लिए पर्याप्त समय नहीं था? शायद यही कुंजी थी। चलो इसे करते हैं। उस पल में रोहित ने अपनी हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, रोगू, ये दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। रोगू रुक गया। उसकी नज़र जल रही थी क्योंकि उसने उस छात्र को घूर कर देखा जिसने अचानक वे शब्द कहे थे, और उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो? रोहित ने अपने डर को रोककर कहा, हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, मुझे लगता है कि यह चीज़ दरवाजे पर दस्तक देकर मारती है। शायद बूढ़ा आदमी समय या कुछ और देख रहा है, लेकिन ये दस्तक से संबंधित होना चाहिए। अगर हम उस चीज़ को दरवाजे पर दस्तक देने से रोक सकते हैं तो यह उपयोगी हो सकता है। दरवाजे पर दस्तक देकर मारना। अगर ऐसा सच में था तो ये भूत बहुत भयानक था। इस लड़के की क्षमता इतनी जल्दी दिखने लगी। अरब ने रोहित को एक अमित्र नज़र से देखा और अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। मुझे उसे इस स्कूल से जिंदा नहीं जाने देना चाहिए। मैं इस बार तुम पर भरोसा करूंगा। रोगू ने गंभीरता से अपनी नज़र हटा ली। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर उसने अब काम नहीं किया तो यहाँ सब मर जाएंगे। तुरंत रोगू चला गया। वह एक जंगली जानवर की तरह बाहर निकल गया। उसके अजीब शरीर में जो ऊपर से पतला और नीचे से मोटा था, उसमें एक विस्फोटक ताक थी जिसकी आम लोग तुलना नहीं कर सकते थे। धड़ाम! एक जोरदार आवाज के साथ कक्षा का दरवाज़ा उसके द्वारा जबरदस्ती खोला गया। उसी समय उसने लिवोर मोटिस से ढके और काले लंबे लबादे पहने हुए बूढ़े आदमी को दरवाजे से दूर खटखटाया। बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर गया, लेकिन किसी ने भी उसे उठाने की हिम्मत नहीं की।
उसका शरीर एक अजीब मुद्रा में था, जैसे एक कठोर कठपुतली जो लापरवाही से अपने अंगों को हिला रही थी। इसमें वह कठोरता और लचीलापन नहीं था जो एक जीवित व्यक्ति में होना चाहिए। भूतों को मारा नहीं जा सकता था। रोगो बेशक उन शब्दों को नहीं भूलेगा जो उसने खुद लिखे थे। यहाँ तक कि अगर बूढ़े आदमी को मिट्टी में कुचल दिया गया और राख में जला दिया गया तब भी वह मरा नहीं होगा। वह एक अकल्पनीय तरीके से प्रकट होता रहेगा। केवल भूत ही भूतों से निपट सकते थे। रोगू ने अपने दांत पीसे और अपना सिर मोड़कर चिल्लाया, भागने का एक अवसर ढूंढो। मैं इस चीज को रोकूंगा। ये कहने के बाद उसके बड़े विंडब्रेकर के नीचे उसका फूला हुआ पेट कुछ बार सिकुड़ा। एक हाथ, या ज्यादा सटीक रूप से एक हाथ का रूपरेखा त्वचा की एक परत के नीचे बाहर फैला हुआ था। ये हाथ भूरा हरा था और इसके नाखून नुकीले थे, जैसे कि यह त्वचा की परत को फाड़ना और अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। हालांकि हाथ के चारों ओर लपेटा गया पेट बहुत कठोर था और इसे फाड़ा नहीं जा सकता था। जो ज्यादा भयानक था वह यह था कि हाथ 2 मीटर से ज्यादा तक फैला हुआ था। क्या यह अभी भी एक इंसान का हाथ था? बस ऐसे ही अजीब भूरे हरे हाथ ने जमीन पर बूढ़े आदमी को पकड़ लिया। चर चर टिल्ड। फ्लोरोसेंट लाइट ट्यूबों के चमकने की आवाजें सुनाई दीं। एक पल में वह अंधेरा जो कक्षा को ढके हुए था गायब हो गया और चमकीली रोशनी फिर से दिखाई दी। हालांकि दीवारें अभी भी धब्बेदार थीं और जमीन अभी भी ऐसी लग रही थी जैसे वह ढहने वाली हो। ऐसा लग रहा था कि आपदा को रोक दिया गया था। ये काम कर गया। रोबू ने अपने दिल में राहत की सांस ली। हालांकि उसकी आंखें तुरंत उसके बाद चौड़ी हो गईं और उसका पतला चेहरा डर की लहर से ढक गया। वह बूढ़ा आदमी जो जमीन पर लेटा हुआ था धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी मृत भूरी आंखें थोड़ी घूम गईं जैसे कि वह रोबू को देख रहा हो। असंभव, तुम मेरे द्वारा प्रतिबंधित होने के बाद भी हिल सकते हो। रोबू की अभिव्यक्ति में जबरदस्त बदलाव आया। उसने तुरंत मुड़कर चिल्लाया, जाओ जल्दी भागो। भूत क्षेत्र के प्रकट होने से पहले इस जगह को छोड़ दो। मैं यहाँ रुकूंगा और इस चीज को रोकूंगा। ये भूत निश्चित रूप से सिर्फ खतरनाक नहीं था। उसके दिल में ठंडा पसीना आ गया। अध्याय 5 खो गया। रोबू की दहाड़ ने कक्षा में सबको वापस होश में ला दिया। हालांकि वे सभी अचानक हुए बदलाव से डर गए थे, लेकिन जीवित रहना हर प्राणी की प्रवृत्ति थी। अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। अरब सबसे पहले दहाड़ा। फिर उसने तेजी से आगे बढ़कर कक्षा के पिछले दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। वे 5वीं मंजिल पर थे। अगर उन्हें स्कूल छोड़ना था तो उन्हें पहले नीचे जाना होगा। अगर वे दूसरी मंजिल या पहली मंजिल पर होते तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के खिड़की से कूद जाता। हालांकि 5वीं मंजिल से कूदना आत्महत्या करने से अलग नहीं था। अरब का भागना अत्यधिक उत्साहजनक और प्रेरक था। दूसरों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और स्वाभाविक रूप से उसके साथ कक्षा से बाहर निकल गए। रोहित भी हिचकिचाया नहीं और तुरंत निकल गया। उसे एक पूर्व सूचना थी कि रोबू बूढ़े आदमी को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। धड़ाम, जमीन के हिस्से जो गल गए थे, इतने सारे लोगों के उन पर कदम रखने के बाद तुरंत रहने लगे। कुछ छात्र सीधे नीचे गिर गए। केशव, टिशा, रोहित चौंक गया और जल्दी से ढहने वाले क्षेत्रों से बच गया। अरे मैं ठीक हूँ। धिक्कार है, अभी मुझे किस हरामखोर ने धक्का दिया था। मैं उस पर हत्या का मुकदमा चलाऊंगा। केशव ने अपनी गांड को छुआ और दर्द में गहरी सांस ली। सौभाग्य से वह केवल एक स्तर नीचे वाली कक्षा में गिरा था। ये केवल लगभग 3 मीटर की गिरावट थी और फिर भी उसे मौत तक नहीं पहुंचा सकती थी। हालांकि जब केशव ने अपना सिर मुड़कर दूसरे गिरे हुए लोगों को देखा तो उसकी पलकें फड़क गईं। एक व्यक्ति अपनी आंखें चौड़ी करके जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी गर्दन से खून बह रहा था और वह घुरघुराहट की आवाजें निकाल रही थी जैसे कि वह अभी भी सांस ले रही हो। रोहित एक खून से सना हुआ स्टील का छड़ देख सकता था जो उसकी गर्दन से घुस गया था। यह एक सुंदर लड़की थी जिसके कक्षा में अच्छे ग्रेड थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि दुर्घटना उसके साथ होगी। इतनी गंभीर चोटों के साथ प्राथमिक चिकित्सा के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वर्तमान स्थिति का तो जिक्र ही नहीं करना। तुम सब उठो और इस जगह को छोड़ो। समय बर्बाद मत करो, रोहित चिल्लाया और दूसरों की परवाह किए बिना तुरंत चला गया। रोहित, तुम मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे इस बदबूदार जगह को छोड़ना होगा, या तुम बस ऐसे ही जा रहे हो। भविष्य में मुझसे संसाधनों के लिए पूछने के बारे में सोचना भी मत, केशव ने डांटा। इस समय छात्रों का समूह पागल हो गया था क्योंकि वे कक्षा से बाहर और सीढ़ियों से नीचे दौड़ रहे थे। क्या हम इस जगह को सुरक्षित रूप से छोड़ सकते हैं? रोहित इस समय बेचैन महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में काले लंबे लबादे में लिवर मोटिस से ढके बूढ़े आदमी की छवि घूम रही थी। अगर बूढ़ा आदमी सच में एक भूत था तो क्या रोबो उससे निपट सकता था? आखिरकार उसने भी कहा था कि भूतों को मारा नहीं जा सकता और केवल भूत ही भूतों से निपट सकते हैं। रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि रोबो भी एक भूत था? एक पल में रोहित ने महसूस किया कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है और उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी एक भूत का व्याख्यान सुन रहा था?
इस दुनिया में क्या हो रहा था? हालांकि कक्षा के बाहर गलियारे में रोबो अभी भी बूढ़े आदमी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था और उसे फिर से अपना भूत क्षेत्र डालने से रोक रहा था। एक बार जब भूत क्षेत्र फिर से प्रकट हो जाता, जब तक छात्र अभी भी इसमें थे, वे कक्षा छोड़ने के बाद भी इस जगह को जीवित नहीं छोड़ पाएंगे। हालांकि काले लबादे वाले बूढ़े आदमी का आतंक पहले ही उसकी कल्पना से ज्यादा हो गया था। वह नहीं जानता था कि वह कितनी देर तक रोक पाएगा। इस समय हर कोई पागलपन से सीढ़ियों से नीचे दौड़ रहा था, डरे हुए खरगोशों के एक झुंड की तरह चारों ओर भाग रहा था। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह को छोड़ने की उम्मीद उनके ठीक सामने थी। हालांकि जैसे ही अरब सीढ़ियों के बीच में जहां उन्हें मुड़ना था दौड़ा, एक नर्म चरचराहट की आवाज़ अचानक सुनाई दी और सीढ़ियों की बत्तियां तुरंत बुझ गईं। पूरी सीढ़ी अंधेरे में डूब गई। अंधेरा अतुलनीय रूप से घना था, कोई अपनी उंगलियों को भी नहीं देख सकता था। खिड़की से कोई भी रोशनी की थोड़ी सी झलक भी नहीं देख सकता था। जैसे ही बत्तियां बुझ गईं, कुछ छात्राओं ने डर से चीख निकाली। धिक्कार है, क्या रोबो अपनी सीमा तक पहुंच गया है? क्या ऐसा हो सकता है कि भूत क्षेत्र फिर से प्रकट हो गया है? वह बूढ़ा आदमी किस स्तर का है? वह सचमुच भयानक है। अरब के चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने अंधेरे में और ज्यादा देर तक रहने की हिम्मत नहीं की और वह तुरंत मुड़कर दहाड़ा, सब लोग जल्दी छोड़ो, रुको मत। वह इन लोगों को बचाना नहीं चाहता था, लेकिन वह उन्हें भूत क्षेत्र में मरने नहीं दे सकता था, वरना भूत क्षेत्र और भी ज्यादा भयानक हो जाएगा। अंधेरे में छात्रों ने सीढ़ियों से नीचे चलना जारी रखा। यह उनके लिए मुश्किल नहीं था, जो यहाँ के वातावरण से परिचित थे। हालांकि जैसे ही वे आगे बढ़े, अरब कुछ समय बाद अचानक रुक गया। उसने महसूस किया कि कुछ गलत था। ये सिर्फ वह नहीं था, रोहित जो पीछे था उसने भी नोटिस किया कि कुछ गलत था। इस समय उसका पूरा शरीर तनाव में था। उसने नोटिस किया था कि वह जिन सीढ़ियों से नीचे चला था वे 5 से ज्यादा मंजिलें लग रही थीं, फिर भी उसके सामने और सीढ़ियां थीं। रुको, चलना बंद करो। जब अरब जो सामने था रुका, तो उसके पीछे वाले भी स्वाभाविक रूप से रुक गए। ऐसी परिस्थितियों में अरब जो रहस्यमय और अपेक्षाकृत शांत था, समूह की रीढ़ बन गया था। अरब, क्या हुआ? हम नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं? एक लड़की ने कांपती हुई आवाज में पूछा। अगर तुम नहीं जा रहे हो तो मैं जा रहा हूं। मैं यहाँ रुककर मौत का इंतजार नहीं करना चाहता, एक लड़का डर में आगे बढ़ता रहा। जल्द ही वह अंधेरे में गायब हो गया। अरब, अब मजाक मत करो, लोग मर जाएंगे, किसी ने जो भी रुका था उसने सिसकते हुए कहा। चलना तुम्हारा, क्या तुम लोगों ने नहीं गिना कि तुम 5वीं मंजिल से यहाँ तक कितनी सीढ़ियाँ नीचे गए हो? अरब ने जोर से डांटा। हम सब अपनी जान के लिए भाग रहे हैं, हम इसे कैसे गिनेंगे? मुसीबत और दहशत के समय में वे सच में इतना ज्यादा परवाह नहीं कर सकते थे। आखिरकार हर किसी का दिमाग शांत नहीं होता। इस समय रोहित एक पल के लिए चुप रहा, इससे पहले कि उसने कहा, बत्तियां जाने से पहले हम पहले ही तीसरी मंजिल पर पहुंच गए थे और दूसरी मंजिल की ओर चल रहे थे। हालांकि जब हम वहां पहुंचे तो बत्तियां चली गई थीं। हम एक और मंजिल नीचे जाकर जगह छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि बत्तियां चली गई थीं, हम कम से कम 3 या यहाँ तक की 4 मंजिलें नीचे गए हैं। दूसरे शब्दों में, हम पहले ही भूमिगत पहुंच चुके हैं। लेकिन इस शिक्षण भवन में कोई तहखाना नहीं है। यार रोहित, क्या तुम ऐसी भयानक बात नहीं कर सकते? ये पहले से ही काफी भयानक है, किसी ने अंधेरे में चिल्लाया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? चलो कुछ और मंजिलें नीचे जाने की कोशिश करते हैं। शायद रोहित ने अपनी गणना में गलती की। जैसे ही हर कोई चर्चा कर रहा था, अंधेरे में अचानक एक हल्की रोशनी दिखाई दी। एक छात्रा जो कांप रही थी, उसने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट चालू कर दी थी। फ़ोन अभी भी इस्तेमाल किए जा सकते थे। ये देखकर हर कोई सुखद रूप से हैरान हो गया। उन्होंने जल्दी से अपने फ़ोन निकाले और बत्तियां चालू कर दीं। तुरंत 1 दर्जन से ज़्यादा बत्तियां जल उठीं। हालांकि कक्षा में कुल लोगों की संख्या की तुलना में वे बहुत कम थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि हर कोई अलग हो गया था? इसके अलावा अजीब बात यह थी कि बत्तियां हमेशा की तरह तीव्र नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आसपास के अंधेरे से वापस मजबूर किया जा रहा हो। वे केवल 1 मीटर से भी कम दूरी को रोशन कर सकते थे। आगे वह अंधेरा था जो स्याही की तरह घना था। अंधेरा इतना दमनकारी था कि इसने लोगों को लगभग सांस लेने में असमर्थ बना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भी पल इसमें खो जाएंगे। आगे चलते रहो, अरब ने अपने दांत पीसे। अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। यह एक ऐसा अस्तित्व नहीं था जिससे वह अकेले लड़ सकता था। वह केवल ये प्रार्थना कर सकता था कि रोगो अभी तक मरा नहीं था और वह भूत को कुछ और समय तक रोक सकता था और साथ ही भूत क्षेत्र को नष्ट कर सकता था। वरना हर कोई शायद इस भूत क्षेत्र में हमेशा के लिए खो जाएगा, अपने बाकी के जीवन के लिए बाहर निकलने में असमर्थ। उन्होंने सीढ़ियों से नीचे चलना जारी रखा। इस बार ये सिर्फ अरब नहीं था, बहुत से छात्रों ने उन मंजिलों की संख्या गिनना शुरू कर दिया था जिनसे वे चले थे।
1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, वे जितना ज्यादा गिनते थे उतना ही ज्यादा वे घबरा जाते थे। जब उन्होंने 5 मंजिलों तक गिना तो उन्होंने देखा कि उनके सामने अभी भी सीढ़ियां थीं। हर कोई अपने रास्ते पर रुक गया। उनके हाथ और पैर ठंडे हो गए और उनके चेहरों पर डरी हुई अभिव्यक्तियां दिखाई दीं। इस समय कुछ छात्राएं पहले ही टूट चुकी थीं। वे जमीन पर बैठ गईं और रोने लगीं। हम पहले ही 5 मंजिलें नीचे जा चुके हैं। मेरी गणनाएं भी मुझे बताती हैं कि हम 5 मंजिलें नीचे गए हैं। यह अंत है। हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक पल के लिए हर कोई निराश था। अरब की अभिव्यक्ति विशेष रूप से भद्दी थी। उसने आगे चलना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अपने दिल में उसने हार मानने से इनकार कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस जीवन में वह बिना कारण जाने यहीं मरने वाला था? रोहित, तुम मरे नहीं हो, है ना? अचानक उसने एक शातिर लहजे में चिल्लाया। अरब, मैंने तुम्हें नाराज नहीं किया, है ना? मुझे इस तरह मौत की श्राप मत दो। रोहित की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। अरब मुड़ा और भीड़ से गुजरा। रोहित के कॉलर को पकड़कर उसने भयंकर रूप से कहा, चूंकि तुम मरे नहीं हो तो रास्ता दिखाओ। अगर तुम हो तो तुम निश्चित रूप से इस जगह को जीवित छोड़ पाओगे। तुम्हारी क्षमता के साथ तुम निश्चित रूप से इस शापित जगह में नहीं मरोगे। रोहित ने कहा, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। अगर तुम भी नहीं जा सकते तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम निश्चित रूप से कुछ जानते हो। क्या तुम मुझे बताने जा रहे हो या नहीं? अरब की अभिव्यक्ति थोड़ी बुरी थी क्योंकि उसने कहा वह अपनी रस्सी के अंत में था और केवल रोहित पर अपनी आशाएं रख सकता था। अगर रोहित सच में उन ऊंचाइयों तक बढ़ सकता था जिन तक वह भविष्य में पहुंचेगा तो वह निश्चित रूप से यहाँ नहीं मरेगा। शुरुआत से अब तक वह रोहित पर ध्यान दे रहा था। एक छोटे से पल में रोहित ने दरवाजे पर दस्तक देने वाले भूत के पैटर्न का विश्लेषण किया था और उसने भागते समय जिन सीढ़ियों को लिया था उनकी भी साफ साफ गणना की थी। निस्संदेह ये बेहद भयानक अनुकूलनशीलता वाला एक साथी था। कोई भी आम व्यक्ति जो भूत क्षेत्रों और द्वेषपूर्ण भूतों के संपर्क में आया था वह पहले ही डर से बाहर हो गया होता। वह उसकी तरह शांत कैसे हो सकता था? यह एक तरह की प्रतिभा थी। आमतौर पर ऐसी प्रतिभा बेकार थी। यहाँ तक कि अगर किसी के पास ये थी तो वे इसे अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हालांकि दुनिया में एक बड़े बदलाव की परिस्थितियों में ऐसी प्रतिभा जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ा सकती थी। अगर कोई भूत सवार बन सकता था तो प्रतिभा भूतों से निपटते समय भी एक बड़ा फायदा दे सकती थी। अरब, अगर तुम मुझसे पूछते हो तो ये बेकार है। ये भी पहली बार है जब मैं ऐसी स्थिति का सामना कर रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई रास्ता होता तो मैं यहाँ नहीं रुका होता। हर एक पल हम इस जगह पर रुकते हैं उस चीज़ का सामना करने का एक अतिरिक्त मौका है। क्या तुम मरना चाहते हो? रोहित ने कहा। अरब का दिल कांप गया। तभी उसे होश आया कि रोहित अभी भी एक नौसिखिया था जिसे कुछ भी नहीं पता था। उसे महसूस हुआ कि वह खुद हंसने लायक था। इस समय रोहित से मदद मांगने के बारे में सोचना, क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि भविष्य में रोहित का उस पर प्रभाव बहुत ज्यादा था? अरब, ये बुरा है। देखो, अचानक एक सहपाठी ने कांपते हुए वॉशरूम के दरवाजे की ओर इशारा किया। शिक्षण भवन की तीसरी और दूसरी मंजिल के बीच एक वॉशरूम था। यार, हम दौड़ने के बाद भी दूसरी मंजिल पर ही हैं। हम सच में खत्म हो गए हैं। नहीं, वह नहीं है। दरवाजे के पीछे देखो, एक आकृति लगती है। छात्र ने कांपते हुए अपना फोन उठाकर रोशनी को उस पर चमकाया। हर कोई तुरंत डर में पीछे हट गया। वॉशरूम के दरवाजे की कांच की खिड़की के पीछे एक लंबा और धुंधला मानव आकृति रोशनी में दिखाई दिया। कौन कौन अंदर है? किसी ने अपनी हिम्मत जुटाई और चिल्लाया। उसे उम्मीद थी कि वॉशरूम में वह एक सहपाठी था। चरचर टिल्ड। दरवाजे के खुलने की लंबी चरचराहट सुनाई दी। एक पीली बांह अंधेरे वॉशरूम से बाहर फैली हुई थी। बांह को दरवाजे पर रखा गया था क्योंकि उसने धीरे धीरे दरवाजे को खोला। यह एक व्यक्ति नहीं है, यह एक और भूत है। अरब की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, लेकिन अंत में उसने एक भयंकर अभिव्यक्ति दिखाई। चूंकि तुम कुछ भी नहीं जानते तो नर्क में जाओ। उसने रोहित को पकड़ने और उसे वॉशरूम के अंतहीन अंधेरे की ओर धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, इस साथी के जीवन का उपयोग नवजात भूत को अस्थायी रूप से रोकने की योजना बनाते हुए। अध्याय 6। वॉशरूम में हाथ। वॉशरूम का दरवाजा खुला और एक पीला हाथ अंधेरे से बाहर फैला। हर कोई इतना डर गया था कि उन्होंने आवाज करने की हिम्मत नहीं की। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे और वे चुप रहे। रोहित को उम्मीद नहीं थी कि उसका सहपाठी अरब अचानक पागलपन जैसा व्यवहार करेगा ताकि उसे पकड़कर भूत की दिशा में धकेल सके। रोहित ने अपने दांत पीसे क्योंकि उसने कहा, अरब, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। सौभाग्य से उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी थी। जिस दूसरे पल उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत था और उसने जल्दी से अरब की बांह पकड़ ली थी। उनके कदमों की आवाज़ रुक गई और वे दोनों जम गए। रोहित, अगर तुम नहीं मरते तो मैं अपने बाकी के जीवन के लिए शांति में नहीं रह पाऊंगा। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैंने पहले जो कहा था वह सिर्फ एक आकस्मिक टिप्पणी थी?
वर्तमान में तुम अभी भी बहुत भोले हो। तुम्हें स्पष्ट रूप से पता था कि मैंने तुम्हारे खिलाफ अमित्र बयान जारी किए थे, फिर भी तुमने मेरे खिलाफ कोई सावधानी नहीं बरती। हालांकि ये भी मेरी उम्मीदों के भीतर है। आखिरकार तुम वर्तमान में सिर्फ एक छात्र हो जो कुछ भी नहीं जानता है और इस दुनिया की क्रूरता को नहीं जानता है। आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। ये कहते हुए अरब मुड़ा और दहाड़ा, तुम में से कोई भी मदद करने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? हमें उसे भूत को रोकने के लिए वॉशरूम में धकेलना होगा, वरना जब वह भूत बाहर आएगा तो तुम सब खत्म हो जाओगे। अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें एक व्यक्ति का बलिदान देना होगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरों को मजबूर करने के लिए एक धर्मी कारण का उपयोग करना वास्तव में प्रभावी था। एक द्वेषपूर्ण भूत के खतरे के तहत एक बार जब लोगों को एक वैध कारण दिया जाता है तो वे जीवित रहने के लिए कुछ भी करेंगे। तुरंत 3 छात्र डरी हुई अभिव्यक्तियों के साथ दौड़े और रोहित को पकड़ लिया। उन चारों ने उसे जबरदस्ती धकेला, यहाँ तक कि अगर कोई और भी होता तो वे विरोध नहीं कर पाते। तुरंत रोहित की आकृति पीछे गिर गई और उसे जल्दी से वॉशरूम के प्रवेश द्वार पर धकेल दिया गया। अगले पल में वह पीला हाथ जो अंधेरे से बाहर फैला था, उसने रोहित के कंधे पर अपनी पकड़ बना ली। उसने अपनी उंगलियों से जोर लगाया और उसे एक ठंडे और कठोर तरीके से कसकर पकड़ लिया। एक भयानक ताकत ने रोहित को उसके पीछे अतुलनीय रूप से अंधेरे वॉशरूम की ओर खींच लिया। रोहित, अंदर जाओ, तुम इस बार मर गए। अपने अगले जीवन में समझदार बनना सीखो। अरब ने भारी रूप से उससे टकराने के बाद जोर से दहाड़ा। रोहित बहुत गुस्से में था। वह पहले ही महसूस कर सकता था कि उसके कंधे ने सभी भावनाएं खो दी थी, जैसे कि उसे ठंडे और पीले हाथ से कुचल दिया गया हो। उसी समय एक हड्डी छेदने वाली ठंड ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और उसका खून इस समय जम गया था। तुम बदमाशों का झुंड, हम सहपाठी हैं, फिर भी तुम सब मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। चूंकि ऐसा मामला है तो इसे आसान बनाने के बारे में सोचना भी मत। यहाँ तक कि अगर मैं मर जाता हूँ तो मैं तुम सबको अपने साथ नर्क में खींच लूंगा। ये कहने के बाद रोहित ने विरोध करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने अपने 2 सहपाठियों की बाहों पर अपनी हथेलियों की पकड़ को कस लिया। रोहित के पीछे भयानक खींचने वाली ताकत उन्हें आगे खींचती रही। अरब को पहले ही एहसास हो गया था कि कुछ गलत था। वह जल्दी से पीछे हट गया और रोहित को उसे पकड़ने नहीं दिया। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। रोहित, मुझे जाने दो, कृपया, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे मत पकड़ो, किसी और को पकड़ो। जिन 2 छात्रों को पकड़ा गया था वे डर गए थे। उन्होंने एक सिसकते हुए लहजे में दया की भीख मांगी। ये सोचकर कि वह मरने वाला था, रोहित अब इतना डरा नहीं था। वह महसूस कर सकता था कि उसके आसपास अंधेरे में लिपटा हुआ था, इसलिए उसने बस ठंडे होकर कहा, चीखना बंद करो। चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें मेरे साथ रहने दूंगा। अरब, अहंकार मत करो। अगर मैं मर जाता हूं और एक भूत बन जाता हूं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। धड़ाम, एक जोरदार आवाज के साथ पीली बांह वापस अंधेरे में चली गई और वॉशरूम का दरवाजा एक पल में बंद हो गया। रोहित और 2 सहपाठी जिन्होंने उसे धक्का दिया था वे अन्य छात्रों के सामने से गायब हो गए। दरवाजा कसकर बंद था और कोई और हलचल नहीं थी। ये दृश्य देखकर अरब ने आखिरकार राहत की सांस ली और उसके डरे हुए चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। रोहित आखिरकार खत्म हो गया था। अरब, तुमने सच में रोहित और दूसरों को मार डाला। जो लोग बगल में इस दृश्य को देख रहे थे उन्होंने कांपते हुए कहा। अरब की अभिव्यक्ति शातिर थी क्योंकि उसने कहा, चुप हो जाओ। अगर मैं नहीं होता तो अगर भूत अभी बाहर आया होता तो हम सब मर गए होते। तुम अभी भी यहाँ क्या खड़े हो? अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। वे तीनों भूत को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। एक बार जब भूत उन्हें मार देगा तो वह फिर से बाहर आएगा। उस समय जो मरेंगे वे हम होंगे। ये कहने के बाद वह मुड़ा और एक और शब्द के बिना ऊपर चला गया। अरब, हम वापस क्यों मुड़ रहे हैं? अगर हम नीचे जाना जारी रखते हैं तो यह एक अंतहीन रास्ता है। कौन जानता है कि हम और क्या सामना करेंगे? अगर हम वापस मुड़ते हैं तो हम रोगू से मिल सकते हैं। अगर वह अभी तक मरा नहीं है तो वह हमें बचा सकता है, अरब ने कहा। उसका दिल भी अतुलनीय डर से भरा हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि भूत क्षेत्र में जितने ज्यादा लोग मरते थे उतना ही ज्यादा ये भयानक होता था। उनके भागने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। ये ठंडा और अंधेरा था, टपकते पानी की आवाज के साथ, जैसे कि नल ठीक से बंद नहीं हुआ था। पीला हाथ रोहित और उसके 2 सहपाठियों को वॉशरूम में ले आया था जहां रोशनी का एक निशान भी नहीं था। बाहर निकलो, जल्दी इस जगह को छोड़ो। ज्ञान और अमन रोहित की पकड़ से मुक्त हो गए। वे डरे हुए थे और जल्दी से दीवार के चारों ओर महसूस कर रहे थे, दरवाजे को ढूंढने और खोलने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे बच सकें। ठंडी दीवार धब्बेदार और थोड़ी छिद्रित थी। यह एक सड़ी हुई गंध दे रही थी। वॉशरूम केवल इतना ही बड़ा था। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी अपनी आंखें बंद करके भी दरवाजे को ढूंढने और जगह छोड़ने में सक्षम होता। हालांकि उन दोनों ने हर जगह महसूस किया था, फिर भी उनके सामने केवल एक ही दीवार थी।
बाएं ओर दीवार थी और दाएं ओर दीवार थी, एक दीवार जिसका कोई अंत नहीं था, वह उनके सामने रोक रही थी। दरवाज़ा गायब हो गया था। दरवाज़ा, दरवाज़ा कहाँ है? दरवाज़ा कहाँ है? यह अभी यहीं था। अमन, क्या तुमने इसे पाया है? ज्ञान की आवाज़ कांप रही थी क्योंकि वह सिसक रहा था। ये यहाँ भी नहीं है, अमन ने एक डरे हुए लहजे में कहा। उन्होंने पागलपन से दीवार को महसूस किया और परिचित वॉशरूम के दरवाजे को ढूंढने की कोशिश की। लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे जगह छोड़ने के लिए दरवाज़ा नहीं ढूंढ पाए। केवल धब्बेदार ठंडी दीवार थी, या बल्कि दरवाज़ा यहाँ था ही नहीं। जैसे ही वे जाने के लिए दरवाजे की तलाश कर रहे थे, रोहित की स्थिति और भी खराब हो गई। वह अपने कंधे को पकड़ने वाले ठंडे हाथ को महसूस कर सकता था। शुरुआत में वह अपने कंधे को महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन अब वह अपनी एक बांह को महसूस नहीं कर सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके शरीर के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों ने अपनी चेतना खो दी। अगर यह भावना उसके पूरे शरीर में फैल जाती तो रोहित को यकीन था कि वह एक ठंडी लाश होगा। रोहित ठंडे पसीने में ढका हुआ था। उसने आज़ाद होने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। ये बेकार था। वह जगह जिसे पीले हाथ ने पकड़ा था, वह एक लोहे की कील से ठोंकी गई लग रही थी। ये बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। उसने संघर्ष करने के लिए हर तरह की कोशिश की, लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं हुआ। क्या मैं यहाँ मरने वाला हूँ? यह इस समय उसके दिमाग में एकमात्र विचार था। अंत में, शायद क्योंकि वह अपने भाग्य के लिए इस्तीफा दे चुका था, इसके बजाय उसके दिल में कोई डर नहीं था। उसने केवल सोचा कि चूंकि वह वैसे भी मरने वाला था, तो उसे मरने से पहले अपने परिवार को एक कॉल करना चाहिए। एक आखिरी संदेश छोड़ना अच्छा होगा। रोहित के मुंह के कोनों पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। उसने अपने पूरे शरीर में ठंड और सुन्नता का विरोध किया क्योंकि उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने परिवार को कॉल करने की कोशिश की। हालांकि जब उसने अपना फ़ोन चालू किया तो स्क्रीन चमक गई और फोरम कहानी दिखाई दी जिसे उसने पहले पढ़ा था। कहानी आखिरी पन्ने पर थी। इसमें फोरम पर ऑडियो फाइल दिखाई गई थी। जब उसने ऑडियो फाइल देखी तो रोहित हक्का बक्का रह गया और उसने अचानक दरवाजे पर दस्तक देने वाले बूढ़े आदमी की आवाज़ के बारे में सोचा। रुको, एक मिनट रुको, अगर वह बूढ़ा आदमी वास्तव में दरवाजे पर दस्तक देकर मारता है तो यह आवाज़ न केवल लोगों के लिए बल्कि भूतों के लिए भी प्रभावी होनी चाहिए। रोबू ने कहा था कि केवल भूत ही भूतों से निपट सकते हैं। जब उसने ये सोचा तो उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और उसके दिल में आशा की एक चमक दिखाई दी। बिना किसी हिचकिचाहट के रोहित ने तुरंत अपनी दूसरी बांह को हिलाया जो अभी भी हिलने योग्य थी और ऑडियो फाइल को खोलने के लिए क्लिक किया। धप धप धप, दरवाजे पर दस्तक देने की सुस्त आवाज़ें फिर से सुनाई दीं, जो अंधेरे में गूंज रही थीं। इसके बाद कुछ अप्रत्याशित हुआ। वह पीला हाथ जो रोहित के कंधे को पकड़े हुए था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे जला दिया गया हो क्योंकि वह जल्दी से वापस चला गया और अंधेरे में गायब हो गया। उसके शरीर से ठंडा कठोर एहसास जल्दी से फैल गया।